हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि अगर सपोज ग्राफ कुछ इस तरीके से जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो अगर मैं इसको सपोज ये पॉइंट जीरो है, ये पॉइंट ए है, तो इसको मैं अगर जीरो से ए इंटीग्रेट करूँ, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करूँ, सपोज जितना एरिया ये है उतना ही एरिया है, तो इसका आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, लेकिन एरिया जीरो नहीं आएगी। सपोज इसकी एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है और A1 इक्वल्स टू A2 है। ठीक है, तो यहां से अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो A1 माइनस A2 आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो जीरो आ जाएगा। लेकिन नेट एरिया क्या होगी? A1 प्लस A2 होगी, कि मॉड वैल्यू लेते हैं हम। ठीक है, तो हमने यहां से एक चीज हमको पता चल रहा है कि अगर किसी फंक्शन का, सपोज एक फंक्शन है A से B, कंटिन्यूअस फंक्शन है, मैं लिख देता हूं लेट एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर एक एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एंड इंटीग्रेशन A से B एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, अगर ये इंटीग्रेशन हमारा जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो पहली चीज मैं अगर ग्राफ बनाऊं, एक कंटिन्यूअस फंक्शन सपोज इस तरीके से, ठीक है, और ए से बी है, ए से सपोज बी तक, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन जो आ रहा है जीरो आ रहा है, तो मतलब ये जो वैल्यू है ये दोनों आपस में बराबर होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेट आंसर जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो, जो ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू जीरो, इसके पास एक ना एक रूट जरूर होगा। रूट क्या होता है? जो फंक्शन जो एक्स एक्सिस को जहां कट करता है वो रूट होता है हमारा, यही तो रूट है हमारा एक। तो मतलब जो फंक्शन है अगर उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन किसी ए से बी के बीच में इंटीग्रेशन उसका जीरो आ रहा है, उसका जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, तभी तो पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसा तो नहीं जंप करके चला जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, तो हमारा क्या रहा है? मतलब इसका मतलब एक एटलीस्ट एक रूट है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे अगर ये है ये और ये, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेट आंसर क्या आएगा? जीरो। तो इसके पास कितने रूट हैं? एक दो तीन, तीन और ये चार, इसके पास चार रूट है। मतलब एटलीस्ट मैंने इसलिए बोला कम से कम एक रूट तो होगा ही। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। अगर किसी फंक्शन का अगर इंटीग्रेटिंग वैल्यू जो जीरो आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि अगर हमारा एक फंक्शन एफ एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक फंक्शन है वो ग्रेटर देन जीरो, मतलब कुछ फंक्शन इस तरीके से एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, और अगर मैं इंटीग्रेशन वैल्यू निकाल रहा हूं ए से बी, तो उसका जो इंटीग्रेटिंग वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो आएगा। ये भी हमने समझ चुके हैं, पहले भी समझ चुके हैं। तो इसका इंटीग्रेटिंग वैल्यू हमेशा क्या आएगा? ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो आएगा। और अगर मैं इसका सेकंड केस कर दूं कि एफ एक्स अगर लेस देन जीरो है, तो इसका इंटीग्रेटिंग वैल्यू भी क्या आएगा? लेस देन जीरो आएगा। इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स क्या आएगा? लेस देन जीरो का। ए से बी मैं पॉजिटिव जा रहा हूं टुवर्ड्स राइट, तो ए से बी लेस देन जीरो आएगा। क्लियर है इसका? एक और केस देखते हैं, इफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, इन ए से बी, कि एक ग्राफ है, एक फंक्शन है एफ एक्स, उसकी वैल्यू क्या? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है या इक्वल्स टू जीरो हो सकता है, एंड इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन ए से बी में कंटिन्यूअस है। देन एंड इफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, और बोल दे कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तब अगर इंटीग्रेशन जीरो आ रहा है तो क्या कब जीरो होगा? ऐसा केस कब होगा कि ग्राफ कंटिन्यूअस भी है, ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर भी है और एरिया जीरो भी आ रहा है। मतलब क्या है? ए से बी के बीच में ग्राफ होगा, और ऐसा तो निगेटिव तो जा नहीं सकता, नेगेटिव जा नहीं सकता, वो ऊपर ही रहेगा, और ऊपर जरा से भी जाएगा तो एरिया आ जाएगा। मतलब क्या है? ग्राफ क्या है? एक्स एक्सिस पे है, मतलब ग्राफ की वैल्यू क्या? एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है? जीरो है। एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो है, मतलब ग्राफ की वैल्यू, मतलब फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। तभी ऐसा हो सकता है कि ग्राफ तुम्हारा पॉजिटिव भी हो और एरिया तुम्हारा जीरो भी। अगर ग्राफ तुम्हारा एक्स एक्सिस पे होगा तो आंसर क्या आएगा? एरिया का जीरो आएगा। अगर जरा सा भी ऊपर हो जाएगा तो इसका कुछ ना कुछ तो एरिया आ ही जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लेट इन ए से बी एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन जी एक्स है, तो उसका इंटीग्रेशन भी ए से बी क्या होगा? ज्यादा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी से ए से बी जी एक्स। ठीक है, ये तो सिंपल सा पॉइंट है। एफ एक्स बड़ा एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स है फॉर ए से बी, और यहाँ पर एरिया भी ज़्यादा बाउंड करेगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल बता दूँ, ये तुम्हारा एक फंक्शन जी एक्स है और ये एक फंक्शन जी, ये हमारा एफ एक्स है और ये हमारा जी एक्स है, और दोनों ही ए से बी के बीच में डिफाइन है। तो इसका जो एरिया होगा ये समथिंग जी एक्स का एरिया ये होगा और एफ एक्स का एरिया ये होगा। यहाँ पर दिख भी रहा है हमको एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, तो हमारा जो एरिया कवर्ड जो होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा? जी एक्स से। ठीक है, सपोज ग्राफ ऐसे दे रखा हो तो क्या करेंगे कि ये हमारा हो गया एफ एक्स, ये हमारा जी एक्स, सॉरी ये हमारा एफ एक्स, इसको तुम ले लो एफ एक्स और इसको ले लो जी एक्स। ठीक है, और ये हम ले रहे हैं ए से
बी के बीच में, ठीक है। तो जो एफ एक्स एरिया बाउंड कर रहा है ये कर रहा है, और जी एक्स कितना कर रहा है, इतना कर रहा है, ठीक है। तो तुम कहोगे जी एक्स ज़्यादा एरिया बाउंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी ए से बी एफ एक्स इज ग्रेटर देन ए से बी जी एक्स। यहाँ जी एक्स को बड़ा मत कर देना, यहाँ जी एक्स को बड़ा मत कर देना। यहाँ हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर भी दिख रहा है हमको वैसे तो एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्यों, क्योंकि देखो जो ये एरिया आता है, एरिया हम नहीं निकाल रहे हैं, बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। और इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो समथिंग सपोज 3 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है। जो इसके जो जी एक्स के अंदर का जो एरिया आ रहा है वो 3 आ रहा है, एफ एक्स के नीचे जो एरिया आ रहा है वो 2 आ रहा है। लेकिन आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, -2 -3, क्योंकि ये एरिया जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे है, ठीक है। अगर एरिया की बात करें, एरिया अगर हमको एरिया ही निकालना होता तो पॉजिटिव लेते, लेकिन हमको इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू -2 आएगी, इसकी वैल्यू -3 आएगी, तो हमारा -2 इज ग्रेटर देन -3। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स इज ग्रेटर देन इंटीग्रेशन ए से बी जी एक्स। क्लियर है इतना? हमको अभी नेगेटिव देखना है, हमको उसको पॉजिटिव नहीं बनाना है। अगर एरिया देखें तो एफ एक्स की एरिया ज़्यादा है, जी एक्स की एरिया ज़्यादा है, लेकिन अगर वैल्यू देखें तो एफ एक्स की वैल्यू -2 है और उसकी वैल्यू -3 है। एग्जाम्पल लेते हैं, 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स, 0 से π/2 साइन की पावर 5x dx, ठीक है। तो हमको चेक करना है कि इनमें से किसकी वैल्यू बड़ी आएगी, ठीक है। तो बहुत जल्दी कह दोगे इसकी वैल्यू बड़ी आएगी, नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, जब 0 से π/2 पे साइन एक्स की वैल्यू होती है 1, तो मतलब 0 से 1 से छोटे ही हमको लेना है, ठीक है। हमको 0 से 1 तक जाना है। देखा जाए आंसर हमारा 0 से, मतलब साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो जब आंसर 0 से 1 की साइन की वैल्यू चाहे कितना भी पावर कर दो, ठीक है, 1 से बड़ी नहीं होगी, ठीक है, 1 से बड़ी नहीं होगी। क्लियर है इतना? अब हमको देखो, जब कोई क्वांटिटी 1 से छोटी होती है, जब कोई क्वांटिटी 1 से छोटी होती है, जैसे मैं अगर सपोज 0. तो 1 से छोटी, तो 1 से छोटी कोई क्वांटिटी है तो उसकी जितनी पावर बढ़ाएंगे वो और छोटी होती जाती है। 0.2 का क्यूब कर लो या 0.3 का क्यूब कर लो, तो ये क्वांटिटी छोटी होगी, ये बड़ी होगी, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर क्या होगा? और लिमिट देखो, 0 से π/2, 0 से π/2, तो कौन बड़ा होगा? 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 से π/2 साइन की पावर 5x dx, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, π/4 से π/3 tan क्यूब एक्स, π/4 से π/3 tan स्क्वायर एक्स, तो कौन बड़ा होगा इनमें से? तो हमको यहाँ दिख रहा है tan π/4 पे tan x की वैल्यू कितनी, 1, और tan x का ग्राफ जो हमेशा होता है वो कुछ इंक्रीजिंग इस तरीके से होता है, इस तरीके से इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो वैल्यू बढ़ती जाती है, जैसे जैसे x बढ़ाएंगे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो हम x की वैल्यू कितनी, π/3 होगी, तो π/3 पे ज़्यादा वैल्यू होगी, 1 से तो ज़्यादा होगी, 1 से तो ज़्यादा होगी। π/4 पे कितनी है, 1 है, तो π/3 पे कितनी होगी, 1 से ज़्यादा होगी। और जब भी 1 से ज़्यादा कोई डिजिट है उसकी पावर बढ़ाते हैं, जैसे 1.2 की पावर 3 हो या जैसे 1 की पावर 3 हो और 2 की पावर 3 हो, तो किसका आंसर ज़्यादा आएगा? इसका ज़्यादा आएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर आंसर किसका आएगा? जिसका ज़्यादा पावर होगा उसका आंसर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर π/3 tan क्यूब एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन π/4 π/3 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। मतलब समझ रहे हो ना? यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से लेकर π/3 जितनी होती है, ठीक है, तो उतने बीच में वैल्यू, उसका पावर बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा वैल्यू होगी। और 1 से अगर छोटी होती है, अगर 1 से छोटी वैल्यू होती है, पावर बढ़ाने पे वैल्यू डिक्रीज होती है। 1 से बड़ी वैल्यू तो पावर बढ़ाने पे वैल्यू बढ़ती है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू आंसर ज़्यादा आएगा। क्लियर है इतना? अभी वाला क्वेश्चन देखो, π/3 से π/2 cos क्यूब एक्स, π/3 से π/3 से पाई cos की पावर 5x। तो इसको कैसे चेक करेंगे? अगर मैं cos x का ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो π/3 कहाँ होगा? यहाँ समथिंग π/3 होगा, और π/2 कहाँ होगा? यहाँ होगा π/2। तो एरिया जो देखो, इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और इस केस में मैं बनाऊं, π/3 कहाँ है? यहाँ समथिंग, और पाई कहाँ होगा? पाई हमारा यहाँ पर होगा। तो इसका एरिया ये भी सेम है इसके में केस में, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा नेगेटिव एरिया आ रहा है, एक्स्ट्रा नेगेटिव एरिया आ जा रहा है। इस केस में क्या आ जा रहा है? हमारा एक्स्ट्रा नेगेटिव एरिया आ जा रहा है, इस केस में सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ बताओ कौन बड़ा होगा? यहाँ जाहिर सी बात है I1 ग्रेटर देन I2 होगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखते हैं कि जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, कोई चीज़ जैसे सब्सटीट्यूशन मेथड लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे सपोज फंक्शन दे रखा है 0 से 2 x/9 + x की पावर 4 dx, ठीक है। तो तुमको तुरंत दिमाग में आएगा कि एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ? 0 से 2 x/9 + x² का होल स्क्वायर, और x स्क्वायर को t सब्सटीट्यूट कर दो। तो सबसे पहली चीज़ तो x स्क्वायर को t सब्सटीट्यूट कर दिया तुमने, ठीक है। एक और चीज़, जो चीज़ सब्सटीट्यूट कर रहे हो वो तुम्हारा कंटिन्यूस होना चाहिए 0 से 2 के बीच में,
तो यहाँ हमको अगर टी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है टी तो कंटिन्यूस होता ही 0 से 2 में, ठीक है। और वैसे भी इतना नहीं घुसता दिमाग में, मतलब एग्जाम में हमको जो सब्स्टिट्यूट करना होता है वो पता चल जाता है कि वो कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे जो हमने एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट किया वो 0 से T2 के बीच में कंटिन्यूस होना चाहिए बस, ठीक है। तो मैं जैसे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या आएगा 2x dx इक्वल्स टू dt, तो मैंने कर दिया। तो क्या जाएगा 1/2 0 से 2, अभी लिमिट मत लिखना, अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt, 2x लिख दूंगा dx, तो यहाँ जाएगा 9 प्लस t की पावर t स्क्वायर, ठीक है। अब एक बताओ लिमिट क्या रखोगे, लिमिट वो मत उठा के रख देना, लिमिट जो लिखी थी यहाँ पर वो मत उठा के रख देना। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जैसे एक्स स्क्वायर टू टी पुट किया था तो ये लिमिट किसकी थी, एक्स की थी। अब हमको किसकी लिमिट पुटनी है, टी की। तो जब एक्स की वैल्यू 0 थी तो टी की वैल्यू कितनी होगी 0, टी स्क्वायर टू 0 होगा तो टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब एक्स की वैल्यू 2 थी तो टी की वैल्यू कितनी होगी 2 जब 4 तो टी की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो अब इसको फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, मतलब बस हमको ये देखना है कि जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उसी हिसाब से लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। और लिमिट नहीं भी चेंज कर सकते, अगर लिमिट नहीं चेंज करना चाहते हो तो जो सब्स्टिट्यूट किया है तुमने आंसर निकाला, आंसर निकालने के बाद तुम ये जो वैल्यू है उसको अगर पुट कर देते हो तो तुमको लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने अगर क्या किया, इसका आंसर निकाल दिया, सपोज tan इनवर्स x आंसर आया, इसका tan इनवर्स t आंसर है, आएगा नहीं ये सपोज मान लिया, ठीक है। इसका आंसर आएगा 1/2 × 3 tan इनवर्स t/3, ये आंसर आएगा, ठीक है सपोज। तो मैं लिमिट जो करूंगा, मैं अगर t रख रहा हूं तो 0 से 4 लिमिट रखूंगा, लेकिन अगर मैं 0 से 4 लिमिट रखने से पहले मैं क्या कर देता हूं, tan इनवर्स t को मैंने क्या पुट किया था, एक्स स्क्वायर पुट किया था, x²/3। अब मैं अगर लिमिट रखनी है तो मैं 0 से 2 रख सकता हूं, मतलब जो वेरिएबल तुम रख रहे हो उसी की लिमिट रखना, ठीक है। तुम x रख रहे हो तो x की लिमिट 0 से 2 थी, तुम t रख रहे हो तो 0 से 4 लिमिट रखना, ठीक है। तो तुम्हारी मर्जी है, तो मैं तो क्या कहूंगा कि तुरंत लिमिट चेंज कर दिया करना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 0 से पाई sec स्क्वायर एक्स अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम तुरंत क्या करते थे, tan x को क्या पुट करते थे, t पुट करते थे। तो यहाँ क्या sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt, तो 0 से नहीं यहाँ क्या होगा dt अपॉन 9 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर तुम लिमिट पुट करना चाहते हो तो लिमिट पुट कर लो दोबारा, वरना सॉल्व करने के बाद सेम चीज़ वापस रख देना, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसका आंसर क्या होगा 1/3 tan इनवर्स t/3, t क्या पुट 1/3 tan इनवर्स t कितना है tan x बाई t 3, ठीक है। इसका क्या होगा 0 से, अब लग सकते हो 0 से पाई, क्योंकि मैंने वेरिएबल वापस tan x में ले आया, x पे लिमिट क्या है 0 से पाई, ठीक है। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा 1/3 tan इनवर्स tan π/3 माइनस 1/3 tan इनवर्स tan 0/3, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, हमारा आंसर इसका 0 आएगा। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सारे फंक्शन स्क्वायर हैं, ये कांस्टेंट है, ठीक है, और हम जा रहे हैं टुवर्ड्स राइट, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है ये जो फंक्शन है ये पॉजिटिव फंक्शन है, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, कुछ भी हो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। दूसरी चीज 0 से पाई हम टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं, तो इसका एरिया 0 तो आना ही नहीं चाहिए, इसका एरिया 0 आना ही नहीं चाहिए, इसका एरिया आना चाहिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव आंसर। इसका एरिया आंसर हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें फॉल्ट है। फॉल्ट क्या है कि जो ये tan x है, ये π/2 पे अनडिफाइन होती है, 0 से पाई के बीच में π/2 आता है, तो ये π/2 पे अनडिफाइन होता है। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करना सीखेंगे आगे लेक्चर्स में कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन अभी सोचो कि 0 से π/2 पे tan x क्या आता है अनडिफाइन होता है, तो फिर इसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी, इसलिए ये मेथड हमारा गलत है, हमको इसको ब्रेक करके सॉल्व करना पड़ेगा। 0 से π/2 के लिए अलग प्लस π/2 से पाई के लिए अलग, वो आगे समझेंगे हम लोग, अभी आगे समझेंगे इस चीज को, आगे समझेंगे। फिलहाल इतना हमको ये समझना है, क्लियर है इतना। डिफाइन नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये जो tan x है वो π/2 पे क्या होता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, π/2 पे क्या है डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या है, हम ये इस फंक्शन को इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है।